के इस क्रांति सम्मेलन में हमारे बहुत पुराने मित्र बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राज बिहारी जी, जिनका सानिध्य बहुत लंबे समय से हमें मिलता रहा है, राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य, जिनको अभी आप सब लोग सुन रहे थे और बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। एक लिखना होता है और एक बोलना होता है, जिनको दोनों में महारत है, ऐसे आदरणीय प्रसन्ना महंत मोहंती जी, मुख्य संरक्षक आदरणीय ब्रह्मदत्त शर्मा जी, संरक्षक भाई सुनील दत्त पांडे जी, प्रांतीय अध्यक्ष संचालन कर रहे इस कार्यक्रम का, आदरणीय कैलाश जोशी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई संजय तलवार जी, उपाध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज जी, और जिन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर पत्रकारिता के संबंध में रखी, गिरीश रंजन तिवारी जी, कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष दिनेश जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी, बीसी पद्मनगर ए के शुक्ला जी, डीन MS यादव जी, विधायक आदरणीय तिलक राज बेहड़ जी, भाई सुमित हरदेश जी विधायक, आदरणीय राजेश शुक्ला जी पूर्व विधायक लालकुआ भाई मोहन मिश्र जी, एवं कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को प्रणाम करता हूं। प्रेस, मीडिया, टेक्नोलॉजी युग की सोशल मीडिया, सभी का मैं अपनी तरफ से देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूं। और बाहर से जितने भी हमारे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी आए हैं, उन सभी का भी अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूं। जब इसे डिजरेल ने चौथा स्तंभ कहा था, तो उस चौथे स्तंभ का आशय था कि जहां विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और चौथे स्तंभ के रूप में हमारी ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एक पत्रकारिता के रूप में एक समन्वय का काम करेगा। और वैसे भी एक टेबुलर कुर्सी की तरह है, अगर उसके चारों पाए बराबर से नहीं टिके होंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, कार्यपालिका के लिए, न्यायपालिका के लिए, विधायिका के लिए, सभी के लिए एक असंतुलन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और इस सब पर संतुलन करने का काम आप सबके माध्यम से होगा, क्योंकि पूरी डेमोक्रेसी आप सब पर टिकी हुई है। जैसा प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोलकर गए, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता कि आपका और जो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी का आपस में किस प्रकार का समन्वय होना चाहिए, किस प्रकार का मेल मिलाप होना चाहिए। कुछ चीजों को उठाना भी है, कुछ चीजों को बढ़ाना भी है। और कई बार जैसा वो कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह के गए कि कई बार होता क्या है कि हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं और किसी के मुंह से कई बार अभिव्यक्ति कुछ हो जाती है, निकलता कुछ और है, छप कुछ और जाता है, अर्थ का कई बार अनर्थ हो जाता है। तो ये आप सब लोगों को भी भगवान ने जो है एक बहुत सुंदर काम दिया है। राज बिहारी जी कह रहे थे अच्छा भविष्य नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे सुंदर भविष्य अगर किसी का है तो हमारे इस डिजिटल मीडिया के युग में हमारे सभी पत्रकार मित्रों का है, जो इस पर आगे काम करने वाले हैं या वर्तमान में काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लेकिन ये हंस रहे हैं आप देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि पत्रकारिता बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए।
आम आदमी से जुड़ी होनी चाहिए, आम आदमी के सरोवर से जुड़ी होनी चाहिए, आम आदमी की जो समस्याएं हैं उन सबको आगे लाने की होनी चाहिए। ऐसी प्रेस चतुर्थ एकदम हमें चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राज्य में ये पत्रकारिता बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जिसकी मैं जो है बात कर रहा हूँ। और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी खुशी है। मुझे आप सबके बीच में आकर ये बताने में मुझे कोई किसी प्रकार का कोई मेरे मन में संशय नहीं है कि पत्रकार बंधुओं का, चाहे वो जिला स्तर की इकाई हो या मंडल स्तर की इकाई हो या उससे ऊपर की प्रांतीय स्तर की हो या राष्ट्रीय स्तर की, सभी जगह से मुझे हमेशा आप लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर आशीर्वाद आप सब लोगों का मिला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि शुरू में बहुत बार जब राजनीतिक क्षेत्र में या उस क्षेत्र में हम लोगों ने प्रारंभ किया, मैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता रहा 1990-91 के दौर में, और मैं नगर मंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय वहां से मैंने शुरू किया था। यानी कि शुरू हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आप सबके समर्थन से, स्नेह से, आशीर्वाद से मुझे मुख्य सेवक के रूप में भी काम करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन शुरुआती दिनों में ये सोचते थे कि कहीं पर नाम भी छप जाए तो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, ढूंढते थे हम लोग वहां की भी। और अखबार, क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये बहुत बाद के दिनों में आया। पहले के दिनों में अखबार जो है घर में आता नहीं था हमारे। सुमित तुम्हारे यहाँ तो आता होगा, हमारे अखबार नहीं आता था भाई साहब। तो हमारे सामने चाय की दुकान होती थी और उस चाय की दुकान में जाकर जिस अखबार को 50 से 100 लोग पढ़ते थे उसको हम भी पूरा पढ़ते थे। और मैं बिल्कुल इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं कहने में। बहुत सारा जो मैं कहूँ कि जो थोड़ा मेरा को जो भी जानकारी हुई वो जानकारी अखबार पढ़ने से ही, देश की, विदेश की, महाशक्तियों के बारे में, रूस के बारे में। शुक्ला जी आप तो अच्छी तरह जानते पड़े हैं, रूस के बारे में, अमेरिका के बारे में। पहले सोवियत संघ होता था तो बड़े बड़े आर्टिकल छपते थे ना वो संपादकीय, मैं उनको मोहंती जी पूरा ध्यान से पढ़ता था, एक एक पन्ना पलट के, और कम से कम 2-2 घंटे तक जो है अखबार ही पढ़ते रहते थे। उसमें भी बीच बीच में अखबार मिलता नहीं था पढ़ने के लिए। होता क्या था, जो चाय पीने आता था, हम चाय पीने तो जाते नहीं थे, जो चाय पीने वहां होटल में आते थे उनको जो है अखबार पढ़ने को पहले मिलता था। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, ये लोकतंत्र ही है, ये भारत का लोकतंत्र है या हमारा ये संविधान है, उसी की विशेषता है कि मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ और हमारे देश के मुख्य सेवक जिन्होंने जीवन को बहुत सामान्य परिस्थितियों में दिया, तो सब देशों की और देश की सेवा कर रहे हैं। आज केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रेस के भाई हैं वो तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेतु है, जो हमारे शासन को आम जन से जोड़ देने का काम करते हैं। आज हम यहाँ से बोल रहे हैं, अभी हमने कल बजट पर बात करी कि पहली बार हमने ये कोशिश करी कि उत्तराखंड राज्य का जो आम बजट है वो बजट आम जनता का बजट हो, सामान्य जनता का बजट हो, सबके उसमें विचार आए। हमने लगभग 10-12 अलग अलग समूह में सभी लोगों से बात की। विकास शर्मा जी, मनोज पाठक जी यहाँ बैठे हैं, ये भी आए थे कल। वो किस समूह से आए थे? आप आए थे उद्योग समूह से, तुम हाँ ये व्यापार मंडल की तरफ से आए। ऐसे हमने उद्योग समूह का, हमारे हॉर्टिकल्चर में काम करने वाले, कृषि में काम करने वाले, दूध में काम करने वाले,
हैवी इंडस्ट्री में काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले, सूक्ष्म लघु उद्योग में काम करने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे सभी ग्रुपों से हमने बात की और हमने कहा कि जो है, क्योंकि आप सब लोग समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, आप समाज की क्रीम हैं, आप सबके विचार आने चाहिए, आप सबकी बातें आनी चाहिए, आप सबके माध्यम से हम इसको बजट में अपने समावेश करेंगे, बजट में उसको मिलाएंगे। हालांकि उसमें बजट से संबंधित बातें कम हो रही थी, उनकी मांग ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि ये प्रयोग पहली बार था। तो बाद में मुझे अधिकारीगण और प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे थे कि इसमें भाई साहब मुख्यमंत्री जी, इसमें बजट की बातें कम आई हैं। मैंने कहा प्रयोग पहली बार हुआ है, इस बार प्रयोग हुआ है, फिर आगे भी इसका क्रम आगे चलेगा। तो निश्चित रूप से जब लोगों की एक बार सहभागिता होनी शुरू होगी तो उनकी आदत बनेगी, उनको लगेगा कि सरकार जो है हमारी बातों को बजट में शामिल कर रही है, अपने कार्यक्रमों में शामिल कर रही है, अपनी नीतियों में शामिल कर रही है, तो लोग आगे से उसके लिए तैयार होकर आएंगे। अब ये बात हमने करी वहां पर, उस हॉल के अंदर एक पाली में 100 लोग होते थे, अधिकतम 100 लोग, क्योंकि 100 लोगों के बैठने का ही हॉल था। लेकिन उसी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम किसके माध्यम से हुआ? आप सबके माध्यम से हुआ। जो पुराने समय में जो है, अब इस बात को ताली तो बजा दीजिए जोर से। अरे आप ही लोगों के लिए कह रहा हूं, क्या बात है राज बिहारी जी, सब सुस्त क्यों हो गए हमारे? इतने सुस्त क्यों हो गए आप लोग? थक गए क्या? कहीं दूर दूर से आए हैं सब? क्यों भाई साहब, हरिद्वार से आए, दूर से थक गए क्या? चलिए, वो मेरे को ये पूरा मानपत्र ये दे दिया है 10-11 सूत्री, और मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। और अच्छा होता कि आप लोग जो है मुझे पहले दे देते तो मैं इसमें जरूर इसका विश्लेषण करवाता, क्योंकि मैं आप कोशिश से करता हूँ, मैं जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ उस क्षेत्र में जाकर मैं सीधे घोषणा नहीं करता हूँ। अब मैं घोषणा कर दूंगा, फिर आप ही लोग देखोगे घोषणा पूरी नहीं हुई। और कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बाद में सुनूंगा आपको, पहले मुझे सुन लो। तो इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ अपने साथ, और बड़े आदर के साथ हमको संजय तलवार जी ने, जोशी जी ने, त्यागी जी ने, जोशी जी ने, सबने दिया है, और इसका पूरा परीक्षण करवाऊंगा। जो सबसे अच्छा हो सकता है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम करेंगे। आप सब लोगों से एक जरूरी बात और कहना चाहता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के नीतियों का आशीर्वाद और निर्देशों से हम कुछ चीजें यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा, राज बिहारी जी ने कहा कि हमने उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में जरूर है, या सेना से उसका जुड़ाव है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई है। तो हमने चुनाव से पहले, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई अभी बोर्ड का भी विषय नहीं है, बोर्ड भी अभी जल्दी नहीं पढ़ने वाले कहीं, सिवाय मेरी वो जो मेरा चुनाव हो रहा है उसके अलावा। तो उसके लिए पूरे प्रदेश का जो है कोई काम ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमने एक घोषणा करी थी पहले, एक संकल्प लिया था 12 फरवरी 2022 को कि नई सरकार के गठन होते ही, नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही शपथ ग्रहण करेगी, उस भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण के पहले दिन, पहले मंत्रिमंडल में हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून को लागू करने वाली बात करेंगे। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने पहले मंत्रिमंडल की बैठक करी, उस मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, और इसकी हमने पूरी कार्रवाई कर दी है। इसमें हमारी स्टेक होल्डर्स को हम जोड़ रहे हैं, विधि विशेषज्ञों को ला रहे हैं, ऐसे लोग जो हितधारक है उन सभी को एक उच्च स्तरीय कमेटी के रूप में उसका गठन हम कर रहे हैं,
और गठन के बाद वो कमेटी हमारी उसका ड्राफ्ट बनाएगी और वो ड्राफ्ट हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। और हम केवल उत्तराखंड के अंदर लागू कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे देश के लोगों से, हम अन्य राज्यों से भी, देवभूमि उत्तराखंड के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सबके लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। इसकी हमने यहाँ शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हमारे यहाँ पर चाहे आज केदारनाथ जी का हो या बद्रीनाथ जी का हो या ऑल वेदर रोडों का हो, और आप दिल्ली से यहाँ आए होंगे, अभी देखिए राजबिहारी जी से मैं पूछ रहा था कि आप कौन से रास्ते से आए, तो आपने कहा कि मैं सड़क मार्ग से आया। तो आप देख रहे होंगे कि सड़कों के क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहा है, और सड़क का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ों की ओर जाएंगे आप तो ऑल वेदर रोड है या हमारी भारतमाला श्रृंखला की रोड है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इसका और विस्तार होने वाला है। अभी अभी हम लोग, चाहे हमारा यहाँ का पंतनगर का एयरपोर्ट, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि यहीं पर उधम सिंह नगर के अंदर यहीं पर एम्स की भी सुविधा हमको मिलने वाली है, उसका भी शिलान्यास हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है और जल्दी उसका काम जो है यहाँ पर प्रारंभ होगा। और जिसके लिए हमको दूर जाना पड़ता था, वो सुविधाएं हमको यहीं पर मिलने वाली है। हम मानस खंड कॉरिडोर के रूप में आज मैं कैंची धाम गया था सभी, और जिस कैंची धाम में एक दिन में 50,000, 1 लाख, और जिस दिन वहां पर 3 दिन का जो कार्यक्रम चलता है उस दिन कई लाख लोग, कितने आते होंगे संजय भाई? कई लाखों लोग, कितने आते सुनो? 8-15 लाख भी आ जाते हैं। तो वहां पर एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था हो, और उस पार्किंग की अच्छी व्यवस्था मैंने पहले से उसका प्रावधान किया था। और मैं शुरू से सोच रहा था कि एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट पार्किंग का उत्तराखंड के अंदर बने जो पहाड़ों के हमारे अन्य स्थानों पर भी बने। उसके लिए हमने बहुत पहले प्रावधान किया था। उसके लिए 50 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त भी हो गई है। कुल मिला के 17-18 लाख रुपए का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, और उस पर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारा जो रोड जो वहां से जाता है हमारा आगे के लिए खैरना के लिए, आपको सब याद है, तो खैरना को जाने वाला जो सड़क है हम उसको पीछे से भी ले जा सकते हैं। उसके बारे में भी आज हम लोगों ने आकलन किया है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का, श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे हमारे यहाँ सभी जगह पर बहुत सारे स्थान हैं। उन सभी स्थानों पर जो धर्म को, संस्कृति को, अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम होगा, वो हमने सबको प्राथमिकता पे लिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज केदारनाथ धाम का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम हुआ है, उसको केवल उत्तराखंड के लोग नहीं, पूरे देश के और पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम का भी इसी प्रकार से होने वाला है। भाइयों बहनों, ऐसे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और इस बार आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो ये इस समय ये सीजन आया है, ये यात्रा का सीजन भी है, पर्यटकों का सीजन भी है, चार धाम यात्रा का भी है। और इस चार धाम यात्रा में 2 साल तक चार धाम यात्रा होनी पड़ी, और 2 साल तक पर्यटक आए नहीं। होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उससे जुड़े हुए पर्यटन से, परिवहन से, होटलों से, अन्य जो भी गाइड है, जो भी उन क्षेत्रों में नौकायन के दल हैं, साहसिक पर्यटन वाले हैं, उन सभी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और उनके सबके कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए। तो इस बार जो यात्रा आ रही है, वो यात्रा बहुत ऐतिहासिक है, और जितनी संख्या की हम कल्पना करते थे उससे कई गुना, यानी कि केदारनाथ जी के जब पट खुलते थे तो उस समय मैं समझता हूं कि अधिकतम संख्या कभी हुई होगी तो 10,000 हुई होगी।
लेकिन इस बार पहले दिन वो संख्या हमारी 22,000-25,000 पहुंच गई। और रात्रि को बहुत असमंजस प्रशासन को हो गया, क्योंकि हमने पहले दिन जो है ये सोचा था कि कम लोग पहुंचेंगे, लेकिन रात को 12 बजे 1 बजे जब फोन आने शुरू हुए कि वहां पर लगभग 5-6 हजार लोग खुली छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे, तो वहां पर बड़ी दुविधा की स्थिति बन गई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक भी पर्यटक, एक भी श्रद्धालु अगर किसी तरह से उसको परेशानी होगी तो उत्तराखंड देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते परेशानी पुष्कर सिंह धामी को होगी। और हमने पूरी रात भर ये इंतजाम किया कि हर किसी को जो है कम से कम खुले आसमान के नीचे न रहना पड़े। वहां पर -डिग्री तापमान होता है, आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि -डिग्री तापमान में क्या हाल होगा। तो भाइयों बहनों, उसके बाद अखबारों में 2-3 दिन के बाद छपा, मीडिया में आगे कहीं से बात आ गई कि 21 लोगों की डेथ हो गई और पूरी देश में समाचार फैल गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कितने महत्वपूर्ण हैं, ये आप लोग इस बात से अंदाजा लगाइए। और जो भी डेथ हुई थी, वो एक भी डेथ यात्रा की अव्यवस्था के कारण से नहीं हुई थी। वो डेथ हुई थी जो लोग सीधे आ रहे थे, सीधे ऊपर चढ़ जा रहे थे। आपको पता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति भी कई बार वहां जाता है तो उसको भी सांस लेने में परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमारा देश आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, अध्यात्म का देश है, धर्म और संस्कृति का देश है। तो वहां चले गए लोग और हमने भी ये सोचा कि बहुत ज्यादा सख्ताई न करें, सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं, देश के कोने कोने से आ गए और इस प्रकार की घटना घटित हो गई। सारे के सारे मेडिकल रीजन थे, स्वास्थ्य कारणों से हुई, लेकिन हमको बात करते करते 4-5 दिन बीत गए और उसके कारण से पूरे देश में ऐसा माहौल होने लगा कि यात्रा में अव्यवस्था है, जबकि अव्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। जो भी अव्यवस्था है या कहीं पर कोई कमी है तो उसको मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछले 2 महीनों से, 2.5 महीनों से लगातार प्रशासन के रूप में, शासन के रूप में तैयारी हो रही है और मैं लगातार उस तैयारी से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे होटल के लोग हों, चाहे हमारे टैक्सी संचालक हों या गाइड हो या 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों से हमने व्यक्तिगत रूप से जो है सबसे समन्वय स्थापित किया हुआ है, सबसे हम बात कर रहे हैं और सबको हमने कहा है और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का भी हमें इसमें सहयोग चाहिए। अभी हमने जो है यात्रा को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का काम प्रारंभ कर दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के हमने कहा है कि कोई यात्रा में ना आए और जिसके हेल्थ ठीक नहीं है, यानी कि जिनको डॉक्टरों ने मेडिकल फिटनेस नहीं दी हुई है, वो भी यात्रा में ना आए। और जो हमारे जवान लोग हैं, युवा हैं, थोड़ा शारीरिक रूप से ठीक है, वो वृद्ध लोगों को, हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को अगर वो यात्रा में आ गए हैं तो उनको पहले स्थान में, उनको प्राथमिकता दें। और बुजुर्ग लोगों से, ऐसे लोगों से हमने अपील की है कि जब थोड़ा यात्रा और ज्यादा उसमें हो जाएगी, एक तरह से काफी श्रद्धालु जब दर्शन कर लेंगे तो और व्यवस्थित तरीके से हो जाएगी, तब वो लोग यात्रा में आए। उसके लिए हमने कुछ रजिस्ट्रेशन इत्यादि भी कुछ सख्ती से थोड़ा करने का काम किया है, क्योंकि अगर हम सख्ती नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगी। और हमारा उद्देश्य है कि सबकी यात्रा सरल हो, सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सब लोग अच्छे तरीके से आए और अच्छे तरीके से स्वस्थ आए, स्वस्थ जाए, सुगम, सरल और उनके लिए उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाली यात्रा हो। तो इस प्रकार से हम व्यवस्था बना रहे हैं भाइयों बहनों। क्योंकि मैंने ये सब बात आप सबके समक्ष इसलिए करी है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बाद चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग हैं। आप लोगों के माध्यम से, अभी कौन कह रहा था नारद की भूमिका किसने की थी? किसी ने कहा था यहाँ से, गिरीश रंजन तिवारी जी ने। कहाँ गए डॉक्टर साहब? अजय बैठे। तो आपने कहा कि आप लोग जो है आधुनिक भारत के नारद हैं। मैं चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि हम इस ऐतिहासिक यात्रा का
पूरे उत्तराखंड के लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं हर तरीके से, और हम अच्छी यात्रा करेंगे, अच्छा सबका सत्कार करेंगे, अतिथि देवो भव की धरती पर, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ है। इस यात्रा को सफल बनाना हम सभी, प्रत्येक एक एक उत्तराखंड वासी की जिम्मेदारी है, एक एक देशवासी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, ये हमारा केंद्र बिंदु है। हम वो भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं जिनका नाम हम शरण लेते हैं, बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल है, ऐसे हमारे यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, यहाँ बाबा जागेश्वर है, बाबा नीम करोली है, जागेश्वर महादेव है, माँ पूर्णागिरी का है, बाबा गोलजू का स्थान है, हाट काली का है, अनेकों स्थान हमारे उत्तराखंड के अंदर है, और एक से एक स्थान है। देवभूमि उत्तराखंड जैसा मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर दूसरा कोई स्थान नहीं होगा जो इतने पर्वतों से, इतने नदियों से, इतने वनों से आच्छादित है। और सबसे कहीं अगर सुंदर स्थान, सबको की धर्म का, संस्कृति का, अध्यात्म का कहीं संगम है तो मेरे उत्तराखंड में है। इसलिए हम चाहते हैं आप सबके माध्यम से होना चाहिए। आज के अवसर पर आप सब लोगों का मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सबका बहुत ही जो बाहर से हमारे सब अतिथिगण आए हैं उनका स्वागत करते हुए, और आपने जो मुझे कुछ मांगे रखी हैं मैं इनको लेकर जा रहा हूँ, और इनको मैं निश्चित रूप से इसका जो भी परीक्षण करवाने के बाद जो सबसे अच्छा हो सकता है उस रूप में हम लोग काम करेंगे। पुनः आप सभी का एक बार अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।